आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, वो कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे, कौन कौन सी वो कंसेप्ट होंगी। तो जो कंसेप्ट का मतलब क्या है कि ये वो अजम्पशंस हैं जो अलग अलग अकाउंटेंट से, जो राइटर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं या जिन्होंने रिसर्च की है, उसके बेस पे कंजम्पशंस अजम्पशंस बनाई गई हैं। और ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने का पर्पज़ हमारा यही रहेगा कि मान लीजिए हमने हमारे घर के लिए एक एलईडी टीवी ख़रीदा। वो एलईडी टीवी हम उसको एक्सपेंसेस मानते हैं कि इस महीने का जो खर्च है वो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन यदि सही मायने में देखें तो वो हमारा एंटरटेनमेंट है, हमारी प्रॉपर्टी है। हमने लॉन्ग टर्म के लिए उसको ख़रीदा है। ऐसा तो है नहीं कि जो हमने टीवी ख़रीदा वो सिर्फ़ इस महीने देखेंगे और उस सारी अमाउंट का बजट, मान लो 20,000 रुपये का आया तो 20,000 रुपये का जो खर्च है एक ही महीने पे डाल दिया जाना चाहिए। नहीं, मतलब जो 20,000 रुपये हमने खर्च किए हैं वो किसी एक स्पेसिफिक महीने के लिए नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर है, जो हमने एक्सपेंसेस किया है, ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। एक्सपेंसेस है लेकिन कुछ एक अमाउंट तक, जितना हम इस महीने में यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ताकि किसमें यूनिकनेस आ जाए। जो भी हम अकाउंटेंसी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उस रूल एंड रेगुलेशंस जो भी हैं उनको बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनका जो मेन बेस है वो है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर रेफर टू एज द फंडामेंटल आइडियाज़ और बेसिक assumption underlying the theory and practice of financial accounting which are developed by the accounting professionals। कि मतलब ये बेसिक गाइडलाइंस है जिनको अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने रिसर्च के बाद, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ने के बाद ये कुछ रूल रेगुलेशन क्रिएट किए हैं। हम इनको चेंज कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इसके लिए एक रीज़न होना चाहिए। उसके बाद आता है इसमें कौन कौन सी कंसेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है जो सबसे पहले, एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। दोनों अलग अलग पर्सन हैं, दोनों अलग अलग, दोनों का एक अलग एग्जिस्टेंस है। बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आज हमने किसी को 100 रुपीज़ दे दिए तो हम उस पर कोई इंटरेस्ट की डिमांड नहीं करेंगे। यदि हमने उसको 1 लाख रुपीज़ दे दिए तो हम उस पर कुछ इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो जो रीज़न क्या है कि इससे यही बात बिजनेसमैन पे भी अप्लाई होती है कि जब वो किसी बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है जिसको कैपिटल कहते हैं, तो वो कैपिटल, उस कैपिटल पे बिजनेसमैन इंटरेस्ट मांगता है कि मेरे को जो मैंने इस बिज़नेस में कैपिटल लगाई है, जो मैंने 1 लाख रुपीज़ इस बिज़नेस में लगाए हैं, उसके बदले में मुझे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि वो बिज़नेस से क्या रिसीव करता है, उसके बदले में प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो बिज़नेस है, बिज़नेस के लिए प्रॉफिट जो होता है वो एक लायबिलिटी माना जाता है। उसका रीज़न यही होता है। और जो बिजनेसमैन की जो कैपिटल है, जो उसने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, वो भी क्या है, एक लायबिलिटी मानी जाती है। सेकंड आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे बिजनेस में पड़ा है, हम उसको जो
मेजरमेंट जो करेंगे वो उसकी अमाउंट में ही करेंगे। मान लो हमारे बिजनेस में 10 चेयर्स हैं वो 10,000 रुपीज़ की, 5 स्टूल्स हैं वो है 15,000 के, तो टोटल कितना हुआ 25,000। तो हम फर्नीचर के स्पेसिफिक हेड में सीधा लिख देंगे फर्नीचर 25,000, ना कि ये लिखेंगे चेयर्स और स्टूल्स, ऐसा नहीं। उनकी क्वांटिटी का मतलब नहीं है, हम उसका मतलब रखेंगे कि टोटल फर्नीचर कितना है। थर्ड है उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब जो कुछ भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे हम कैपिटल इन्वेस्ट करें, चाहे हम उस बिजनेस में कोई भी आइटम रखें, कोई भी उसमें प्रॉपर्टी लगाए, उसमें हमने नया फ़ैन लगा दिया, नया फर्नीचर रखा, नया काउंटर रखा और उस बिल्डिंग को हमने रेनोवेट कर दिया, उसमें अच्छा सा हमने डेकोरेशन पे भी उस पर पैसा लगाया है। जो कुछ भी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो इस पर्पज़ से करते हैं कि ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहती है कि जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, उसका टाइम फिक्स नहीं होता कि वो कितने टाइम तक चल पाएगा। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है कि जो हम घर में हमारे जो कैलेंडर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसको तो बोलते हैं कैलेंडर ईयर। इसको क्या बोलेंगे? कैलेंडर ईयर। और जो अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसको अकाउंटिंग पीरियड की जो हम बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर की तरह हो सकता है कि मतलब 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो गया। दूसरा फाइनेंशियल ईयर इस तरह से भी हो सकता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब जिस डेट को जैसे आपके स्कूल खुलते हैं ना उसी तरह से, जैसे 1 अप्रैल 2019 से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च 2020 तक 1 ईयर हो जाएगा। ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जनरली जो है वो जो कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल, स्टार्टिंग जो डे होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को वो एंड हो जाएगा उसका। नेक्स्ट आता है इसमें आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है कि जो असेट्स हमने परचेज़ की, मान लो हमने असेट्स परचेज़ की 1 लाख रुपीज़ की और उस असेट्स को बिज़नेस में लाने के लिए जो उसके कैरेज के चार्जेस थे वो 5,000 और फिर उसको इंस्टॉल किया, सेटअप किया, वो थे उसके 3,000, तो टोटल उस पर चार्जेस कितना हुआ? 8,000। मशीन कितने की थी हमारी? 1 लाख। तो टोटल जो मशीनरी की कॉस्ट है वो आज की डेट में कितनी हुई? 1,08,000। तो जो हम एंट्री करेंगे, जो हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो होगा 1,08,000। इसका मतलब क्या है कि जिस कॉस्ट पे हमने उसको परचेज़ किया था उसी कॉस्ट पे हम उसको शो करेंगे। वो बात अलग है कि फर्स्ट ईयर हमारी जो मशीनरी थी 1,08,000 की, नेक्स्ट ईयर उसके कुछ पार्ट कम हो जाएंगे, घिस जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो 1,08,000 से हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम उसको 1,05,000 पे दिखाएं। तो जो वैल्यू कम हुई है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी इसको बोलते हैं कि जिस कॉस्ट पे हमने उसको ख़रीदा था उसी पे दिखाई जाएगी, लेकिन ईयर टू ईयर वाइज उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस ज़रूर करेंगे। डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये वो मतलब जो भी एसेट्स की वैल्यू है टाइम के मुताबिक उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद आता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, इस पे एक स्पेसिफिक चैप्टर भी है अकाउंटिंग इक्वेशन का, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी से कुछ लेते हैं या किसी को कुछ देते हैं,
तो कम से कम 2 अकाउंट ज़रूर बनाए जाएंगे, कम से कम 2 अकाउंट ज़रूर बनाए जाएंगे। जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका इफ़ेक्ट कम से कम 2 अकाउंट पे ज़रूर पड़ेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया हमने, उसको हम कहेंगे कैपिटल। जो हमने इन्वेस्ट किया वो रहेगी आपकी कैपिटल। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया, कैपिटल का। दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, हमने क्या लगाया, कैश लगाया, तो दूसरा अकाउंट कैश का। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने मशीनरी खरीद ली 10,000 रुपीज़ की, मशीनरी परचेज की, तो एक अकाउंट कौन सा हो गया आपका, मशीनरी का, और दूसरा अकाउंट आपका कौन सा होगा, कैश का, क्योंकि आपने कैश में खरीदी है। उधार पे यदि आपने खरीदी होती तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसको उधार पे करनी, उस बंदे का नाम याद रखना पड़ेगा जिससे हमने मशीन उधार पे खरीदी है, तो दूसरा अकाउंट उसके नाम से बनाया जाएगा। तो हम ये जो ड्यूल एस्पेक्ट है इसको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का जो स्पेसिफिक जो फार्मूला है वो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कि आपके पास प्रॉपर्टी उतनी है जितनी आपकी कैपिटल है और जितनी आपकी देनदारी है बाहर की। मान लो आपने 100 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी कैपिटल कितनी हुई, 100 रुपीज़। और जो 100 रुपीज़ आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, जो कुछ भी बिजनेस में पड़ा उसको क्या कहेंगे, एसेट्स। तो एसेट्स कितनी हुई, 100 रुपीज़ की। इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो आज के लिए ये आपकी 6 जो प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स हैं ये आपको करने हैं, इनको अच्छे से राइट और लर्न दोनों करना है। फिर भी किसी को कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आती है, देन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल रिपीट द लेक्चर अगेन।